Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि डिस्पर्जन क्या होता है और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, डिस्पर्जन को समझने से पहले मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लाया हूँ, उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 फैक्ट्रीज दे रखी हैं। ये फैक्ट्रीज उनके वेजेस भी दे रखे हैं कि फैक्ट्री ए अपने वर्कर्स को, कुछ 5 वर्कर्स हैं, उन्हें कितना वेज देती है, वैसी फैक्ट्री बी कितना वेज देती है और फैक्ट्री सी कितना वेजेस देती है। तो फैक्ट्री ए की अगर मैं बात करूं तो अपने 5 वर्कर्स को वो सेम ही वेज देती है, डेट इज 400। फैक्ट्री बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट जो पर्सन है उसको 350 का वेज मिलता है, सेकंड को 380, फिर 400, फिर 420, फिर 450 का वेज मिलता है। ओके, अगर मैं थर्ड फैक्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर अपने फर्स्ट पर्सन को वो 50, देन 75, देन 400, देन 725, देन 750 का वेजेस प्रोवाइड करती है। तो इन तीनों फैक्ट्री में हमने देखा कि तीनों फैक्ट्री अलग अलग लेवल का वेजेस दे रही है, लेकिन अगर मैं तीनों फैक्ट्री का यहाँ पर अरिथमेटिक मीन या फिर मीडियम निकालूं तो कैलकुलेट करके तीनों फैक्ट्री का सेम ही मीन और मीडियन आएगा, दैट इज 400। ओके, तो अगर मैं इसका मीन निकालूं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सॉल्व करूंगा तो आंसर 400 आएगा। वैसे इसका भी सारे सम एन को ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 5 करूंगा तो इसका आंसर भी 400 ही आ रहा है और इसका आंसर भी मीन क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। वैसे अगर मैं तीनों की मिडिल वैल्यू देखूं दैट इज 400, 400, 400 और वही क्या होता है, मीडियन। तो तीनों का मीडियन भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर 3 अलग अलग फैक्ट्रीज थी और 3 अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग वेज रेट चल रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर मीन और मीडियन हमें सेम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम फैक्ट्रीज को अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर सेम आंसर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएशन है, डिफरेंस तो देखने को साफ साफ हमें दिख रहा है, लेकिन आंसर तो तीनों का सेम आ रहा है। तो ऐसे ही केस में हमारा एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम। ये क्या मेजर करता है कि आइटम में कितना वेरिएशन देखने को मिलता है, जो कि हम अरिथमेटिक मीन और मीडियम से कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब हमें कुछ ऐसे चीज देखनी पड़ती है कि आइटम्स में कितना वेरिएशन आ रहा है, तो उसके लिए हम डिस्पर्जन कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या है, ये एल बाउली ने दी थी, डॉक्टर बाउली ने ये डेफिनेशन दी थी कि डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स में कितना वेरिएशन आ रहा है उसको मेजर करता है डिस्पर्जन। देखिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के यहाँ पर 2 हमारे मेजर्स हैं जिस हिसाब से हम डिस्पर्जन को मेजर करेंगे। तो फर्स्ट मेजर है हमारा एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकंड है हमारा रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, व्हेन डिस्पर्जन ऑफ सीरीज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज। जब भी हम डिस्पर्जन को किस में एक्सप्रेस करते हैं, उनकी ओरिजिनल यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं उनकी सीरीज की, तो उसे एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। वो सीरीज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो लीटर में हो सकती है, किलोग्राम में हो सकती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी का वेज रेट 400 चल रहा है तो 400 उसकी एक्चुअल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मेजर का एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ 10 लीटर मिल्क, तो 10 लीटर एक यूनिट है, एक्सप्रेस है नंबर में, तो वो 10 लीटर क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजर हो जाएगा। रिलेटिव मेजर क्या होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्सप्रेस द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ द सम रिलेटिव वैल्यू और परसेंटेज। यहाँ पर क्या होता है, हम डेटा को जो है वो परसेंटेज में मेजर करते हैं कि 10% वेजेस है या 10% इंक्रीज हुआ है वेजेस में। तो जब भी हम परसेंटेज में कोई भी चीज वैल्यू को मेजर करते हैं, ओके, तो उसे हम रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। इसका एक और नाम भी है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर किसी भी चीज का हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो वो रिलेटिव मेजर के अंदर आता है, और किसी भी वैल्यू को जो हम उसी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट मेजर्स में आता है। आइए अब सीखते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज रेंज। देखिए स्टूडेंट, रेंज क्या होता है, रेंज डिफरेंस होता है किसका, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इन सीरीज। सीरीज में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे ही रेंज कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। फॉर एग्जांपल, पॉकेट एक्सपेंस ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी। आपके 5 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, 5 स्टूडेंट का डेटा है जिनके पॉकेट एक्सपेंस कुछ इस तरीके हैं। फर्स्ट स्टूडेंट का पॉकेट एक्सपेंस 20 है, देन 30, 40, 50 एंड लास्ट स्टूडेंट का 100 रुपीज पर मंथ है। तो अगर हम इन्हें 5 स्टूडेंट्स के पॉकेट एक्सपेंस का रेंज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट जो भी अमाउंट है उसे लोएस्ट अमाउंट से डिफरेंस कर देंगे उसका।
तो हाईएस्ट अमाउंट 100 है, लोएस्ट अमाउंट 20 है, तो 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो इस तरीके से हम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? रेंज इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब रेंज जो हमने सीखा ये एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्जन का। अभी हमने देखा था एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर। तो क्या होता है एब्सोल्यूट मेजर के कारण? एज इट कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन, तो हम एब्सोल्यूट मेजर से कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। ओके, रेंज निकाल के हम किसी चीज को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज को कंपेरेबल बनाने के लिए हमें उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम रेंज का कोफिशिएंट निकालते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हो जाता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो क्यों हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज? क्योंकि जो रेंज होता है वो कंपैरिजन के लिए यूजफुल नहीं होता है, तो उसे कंपेरेबल बनाने के लिए हमें उसका कोफिशिएंट निकालना पड़ता है, और उसका फॉर्मूला होता है h माइनस एल अपॉन में h प्लस एल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें मार्क्स दे रखे हैं 10 to 20 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो 10 to 20 मार्क्स जो है वो 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, वैसे 20 to 36 के आए हैं, वैसे एंड सो ऑन। लास्ट में हमारा 80 to 90 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए हैं। हमें पूछा है इस डेटा से हमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करना है। देखिए रेंज हमें पता पड़ा है फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ पर मार्क्स देखिए, मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं यहाँ पर? तो हाईएस्ट मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं 90 एंड लोएस्ट मार्क्स कितने आपको देखने को मिल रहे हैं 10। तो 90 माइनस 10 दैट इज 80। तो ये आ गया हमारा रेंज। वैसे अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना था? 90 था, लोएस्ट है 10 और हाईएस्ट फिर 90 प्लस 10। तो 90 माइनस 10 आपका 80 होता है, और वैसे ही 90 प्लस 10 आपका 100 होता है। तो 80 डिवाइड बाय 100 आपका 0.80 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं कि व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। जब भी हम थर्ड क्वार्टाइल को फर्स्ट क्वार्टाइल से डिफरेंस कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। Q3 Q1 क्या होता है ये हमने मीडियन चैप्टर में भी सीखा हुआ है। इस चैप्टर में भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन होता है हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो आपने अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला देखा था Q3 माइनस Q1, अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ इसे, तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? देखिए Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। तो इस तरीके से आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। तो हमने सीखा कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 होता है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? वो इंटर क्वार्टाइल रेंज का ही हाफ होता है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को निकालना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें इस क्वेश्चन में आपको एज दे रखा है एंड नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं। देखिए एज दे रखा है एंड नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं। तो ये क्लास है आपकी, तो ईयर्स में ये एज है 0 to 20 4 पर्सन्स की एज है, 20 to 40 10 पर्सन्स की है, 40 to 60 15, 60 to 80 20 एंड 80 to 100 11 पर्सन्स की है, और ये टोटल पर्सन हमें दे रखा है 60। देखिए जब भी हमें क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना होता है तो हमें डेटा को ऐसे ही अपने वर्टिकल फॉर्म में नोट डाउन करना होता है। क्वेश्चन में आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा और खाली यही दो चीजें आपको गिवन होंगी। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको टेबल बनानी है, उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। जिस तरीके से हम मीडियन का क्वेश्चन करते हैं वैसे ही यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन होता है। आइए देखते हैं। तो आपके पास क्या था? ईयर्स है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से हमें क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है लेस देन वाली। देखिए 4 का आप यहाँ पर 4 ही लिखेंगे, 10 फिर आप सब्सिक्वेंटली ऐड करते जाएंगे। तो 4 प्लस 10 दैट इज 14, 14 प्लस 15 दैट इज 29, 29 प्लस 20 दैट इज 49 एंड 49 प्लस 11 दैट इज 60। तो लास्ट टर्म यहाँ पर हमारी मैच कर रही है, तो मतलब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। आइए देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना होता है। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमें Q1 एंड Q3 की वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है कि Q1 और Q3 में कौन सी टर्म आएंगी। देखिए Q1
जब मुझे निकालना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है यहाँ पर, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर आती है n अपॉन में फोर्थ आइटम को कैलकुलेट करके। तो अगर मैं n अपॉन में फोर्थ आइटम देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 4, दैट इज 50th टर्म। ओके, तो जब हम यहाँ पर Q1 हमने देखा कि Q1 क्या आ रहा है, n बाय फोर्थ आइटम आ रहा है 15, जो n बाय 4 हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 15th टर्म। तो 15th टर्म का मतलब है कि जब हम Q1 जब कैलकुलेट करेंगे तो Q1 कैलकुलेट करते समय अब Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम यहाँ पर लगाएंगे। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n बाय 4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ऐसे Q1 कैलकुलेट करता है। तो Q1 कैलकुलेट करते समय उसमें L भी चाहिए, CF भी चाहिए, F भी चाहिए, H भी चाहिए। तो किस क्लास को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर L F निकालेंगे, तो उसको देखने के पहले आपको Q1 की टर्म्स निकालनी पड़ती है कि कौन सा टर्म है। तो आपने क्या करा, Q1 के लिए n बाय 4 करा, तो n की वैल्यू 60 थी, 60 बाय 4 करा तो 15th टर्म। तो अब आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 15 से बड़ा नंबर ये वाला है 29। तो ये वाला आपके लिए जो क्लास होगी वो Q1 के लिए हो जाएगी। उसी तरीके से आपको Q3 के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। Q3 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ नहीं होता, बस इस n बाय 4 का आपको 3 टाइम्स कर देना होता है, तो 3 इंटू n बाय 4। तो इससे आपको 3 इंटू n बाय 4 आइटम मिल जाता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 60 बाय 4। देखिए 4 को हम 60 से कट कर सकते हैं, दैट इज 15, एंड 15 इंटू 3 इज 45th आइटम। तो हमें देखना है अब Q3 के लिए 45th आइटम से ऊपर, तो 45 से बड़ा नंबर कौन सा है, 45 से बड़ा नंबर 49 है। तो Q3 जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस, यहाँ पर n बाय 4 था तो यहाँ पर बस आपको क्या लगा देना है 3n बाय 4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो इस तरीके से आपके पास Q3 आ जाता है। ओके, सॉरी यहाँ पर लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया है, अब आप यहाँ पर Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए Q1 कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाली लाइन लेनी थी। इस वाली क्लास में आपके पास देख सकते हैं आप लोअर लिमिट कितनी है, हमारे पास 40 है। उसके बाद n बाय 4 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, n बाय 4 की वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास, तो n बाय 4 की हमारे पास वैल्यू आ रही थी 15। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। वैसे CF क्या लेंगे, जो हम सिलेक्ट करते हैं उससे ऊपर वाली टर्म हमें लेनी पड़ती है। तो 29 से ऊपर वाली टर्म है 14। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपके पास दिख रही है इस क्लास में 15 की है, और H हाइट कितना है, यहाँ पर मॉडल क्लास का हाइट है 60 माइनस 40 दैट इज 20। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 40 है, इसको पर्टिकुलर सॉल्व करके आपका आएगा 1.33, एंड फाइनल आपका जो आंसर होगा 41.33 हो जाएगा। तो ये आपके पास Q1 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर Q3 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो Q3 के लिए आपको ये वाली क्लास से आइटम्स लेने हैं। तो Q3 में लोअर लिमिट कितनी है, यहाँ पर 60 है इसमें आइटम में, 3n बाय 4 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 45th आ रही थी, माइनस CF। तो इससे ऊपर वाला टर्म हमें लेना पड़ेगा, 49 से ऊपर CF लेना पड़ेगा, दैट इज 29 अपॉन में F। तो इसका फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है और हाइट हमारी वही 80 माइनस 60 दैट इज 20 की है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, 60 प्लस 45 माइनस 29 दैट इज 16, और आप लास्ट में इसको प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76। तो इस तरीके से हमने Q1 भी निकाल लिया एंड Q3 भी निकाल लिया। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ही हम इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं इंटर क्वार्टाइल रेंज की, तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। तो Q3 की वैल्यू आपकी 76 आई है, Q1 की वैल्यू आपकी 41.33 आई है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 34.67। वैसे ही इसके बाद अगर हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन QD, तो उसका फॉर्मूला हमने बताया है कि जो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं उसी का क्या कर लीजिए, हाफ कर लीजिए। तो इसका आंसर हमारा डेट इज 34.67 आया था, इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 17.34। वैसे ही लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ QD, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। तो आपको पता ही है Q3 माइनस Q1 आपका क्या आया है, 34.67 आया है, और Q3 प्लस Q1, तो Q3 है आपका 76 प्लस 41.33, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका 117.33 समथिंग आएगा, और इसको सॉल्व करके आपका 0.30 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका IQR दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज,
क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वेश्चन जिस तरीके से भी हो आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले Q1 एंड Q3 निकालना है, उसके बाद वैल्यूज डाल के आंसर निकाल देना है। देखिए ये क्वेश्चन हमें कंटिन्यूअस सीरीज का किया था। अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का होता तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको ऐसे क्लास नहीं दिखती, आपको डायरेक्ट यहाँ पर नंबर्स दिखे होते। तो उस समय जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय Q1 और Q3 निकालने के लिए हमें n+1/4 टर्म निकालनी होती है। n+1 हो जाता है वहां पर फॉर्मूला। लेकिन जो ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो कंटिन्यूअस सीरीज के ही देखने को मिलते हैं। इसलिए जब हम Q3 और Q1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो n/4 आइटम को निकाल के हम सॉल्व करते हैं। ओके, बाकी सब सेम ही होता है, फॉर्मूला सेम ही रहता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक का सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो और कंसेप्ट अच्छे से उन्हें भी समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।